हेलो एवरीवन। पहले कुछ जनरल बातें करते हैं। जैसे कि मैंने पहले पीपीटी इंटर्नशिप स्टार्ट किया था तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। जब मैंने ज्वाइन किया कुछ टाइम हुआ, देन आई रियलाइज कि हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटर्न 6 मंथ इंटर्नशिप में पता होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम डिस्कस नहीं करेंगे और मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि किसी भी पेशेंट को देखोगे वार्ड में चाहे आईसीयू में, तो स्कोरिंग किया जाता है कि वो अवेयर है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। इस स्कोर से पहले एक्चुअली ये स्कोर पढ़ना आना चाहिए। एक्चुअली इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरे पे एमएमटी। ये दोनों जीसीएस एंड एमएमटी ये ज़्यादातर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो पेशेंट्स होते हैं वो उस उनमें ज़्यादा यूज होता है। थर्ड नंबर पे नॉर्मल रेंज, जैसे वाइटल साइंस, सोडियम लेवल्स, पोटेशियम लेवल्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है वो चीज़ें क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक एम्पुटी का पेशेंट है तो उसमें एसएलआर यूज़ नहीं करते हैं, या उसके एम्पुटेशन जो उसका लेग का या नी का एम्प्यूट किया हुआ है उसके नीचे कुछ नहीं लगाते हैं। तो फिर जैसे वार्ड में पेशेंट देखने जाते हैं तो उसका जो बेड लॉक्ड होता है, हम पहले उसे अनलॉक करते हैं ताकि हम आसानी से उसके पास तक पहुंच जाए। फिर हम जाते टाइम पे उसको वापस लॉक करना होता है ये। और एग्जांपल्स में देखें तो हम पहले आईपीडी, पहले मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी इंटर्नशिप में वो आईपीडी में हुई थी। तो जैसे कैनुला लगा हो, कोई ड्रिप चल रही है तो हम उसे हटाते हैं एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट उसे वापस कनेक्ट करना होता है, या हमें नर्सिंग स्टेशन पे नर्सेस से बोल के उसको कनेक्ट करवाना होता है, उसको वैसे ही छोड़ के नहीं जाना है। तो ये कुछ मैनर्स है जो एक पेशेंट देखने के बाद करना है। ये जो क्या करना है नहीं करना है, जैसे कि कोई कीमो चल रहा होता है तो उस टाइम पे कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं पेशेंट को। फिफ्थ नंबर पे मेडिकल डायग्नोसिस। हॉस्पिटल्स में एक अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते रहते हैं, उसको ये भी है वो भी है, तो एक्चुअली सबके बारे में पता नहीं होना चाहिए। बट सब चीज़ें होती क्या है एग्जैक्ट उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 6 नंबर पे इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज। ओपीडी में काम करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज के बारे में तो पता होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मोडालिटीज होती है, बट सबके फंक्शन सेम ही होते हैं। वो ऑपरेट करना वहाँ के लोग सिखा देंगे, वो एक हफ्ते में आप उनमें ट्रेन हो जाओगे। बट लोग पेशेंट्स पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए और उनको मनाना समझाना उनको एक्सप्लेन करना ये भी सीख ही जाते हैं। 7 नंबर पे आता है एमएफआर, मायोफेशियल रिलीज। इसको अलग अलग टर्म में अलग अलग चीज़ें, बट एक्चुअली इसको मसाज ही बोलते हैं। एमएफआर डीप टिश्यू मसाज हो जाता है, ये भी देना आना चाहिए। 7 नंबर पे है एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। जो सीटीवीएस आईसीयू जब जाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज ज़्यादा होता है, आईसीयूज में इसका यूज ज़्यादा होता है। 8 नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन पढ़ना आना चाहिए। 9 नंबर पे है फाइल रीडिंग। जो वहाँ पे जब ये फाइल रीडिंग आप घर में इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये तो एट द टाइम ऑफ द पेशेंट का जो फाइल है उसको वहीं पे पढ़ना, एक एक पन्ने पे एक एक फाइल पे 20 मिनट्स दो ताकि अच्छे से जान पाओ और एक ओवरव्यू बना के लिया और उसको घर में देखो कि इस टर्म को क्या कहते हैं, ओके इससे ये होता है, वो एक समझ में आ जाएगा। मैं बाद में इस पे केस स्टडीज भी बनाऊंगा फाइल रीडिंग्स पे, काफ़ी केसेस, जैसे कि मैं आज कोई पेशेंट देख रहा हूँ तो उसका एक ओवरव्यू बनाऊंगा। 10 नंबर पे है, अब बात करते हैं पीटी मैनेजमेंट्स की। तो इसमें काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो पता होना चाहिए और इनके बेसिक चीज़ें भी पता होना चाहिए। जैसे कि 10 नंबर पे है पीटी मैनेजमेंट ऑफ एलटीपी, केटीपी एंड सीएबीसी। एलटीपी लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट,
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, ये है CABG। 11th नंबर पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ TKR THR पोस्ट फ्रैक्चर ACL रिकंस्ट्रक्शन। ये जो ऑर्थोपेडिक्स में जनरली आपको पेशेंट्स मिलेंगे, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और आप पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसमें ऑर्थो में ये है कि क्या नहीं करना चाहिए ये ज़्यादा पता होना चाहिए। क्या करना चाहिए वो तो ठीक है, नहीं करोगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं करना होता है वो कर दो, तो उससे सर्जरी फेल भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकता है। 12th नंबर पे PT ट्रीटमेंट आफ्टर स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, TBI, क्रेनियोटमी। इसके इन चीज़ों में GCS बहुत काम आता है क्रेनियोटमी में, क्योंकि आफ्टर द क्रेनियोटमी पेशेंट एक हफ्ते तक ऐसे झूल ही रहा होता है, उसका GCS। 13th नंबर पे एशवर्थ स्केल, स्पास्टिसिटी मेजर करने के लिए। 14th नंबर पे डर्मेटॉम्स मायोटोम्स। एक्चुअली मेरे को नहीं आता ये, क्योंकि मेरे को कभी समझ में नहीं आया, बट लोग कहते हैं इसीलिए मैंने इसको 14th नंबर पे रखा है, ये पता होना चाहिए। 5th नंबर पे ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। OPD में हो तो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट करना आना चाहिए, इवेल्युएट करना। 16th नंबर पे इजेक्शन फ्रैक्शन। CTVS ICU में जाओगे या कार्डियक के पेशेंट देखोगे तो उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि कभी कभी कुछ एक्सरसाइज कराने के बाद इजेक्शन फ्रैक्शन एकदम से कम होने लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कराना है, ऐसा ना हो कि उसको वापस से MI आ जाए। 17th नंबर पे है PT मैनेजमेंट ऑफ COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर। 18th नंबर पे मेटलिन टेक्निक, जिसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर मोबिलाइजेशन हम यूज़ करते हैं शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर में। 19th नंबर पे स्पेशल टेस्ट ऑफ ऑर्थो एंड 20th नंबर पे रखा है बार्थल इंडेक्स, रेट, MRS, FMA फ्यूगल मेयर असेसमेंट है, MRS मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल है, बार्थल इंडेक्स ये न्यूरोलॉजी के स्केल्स हैं जिससे हम मेजर करते हैं कि वो कितना काम कर सकता है नहीं कर सकता है, असेसमेंट स्केल्स हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और आगे क्या कौन कौन सी वीडियो किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, प्लीज़ कमेंट डाउन द बिलो।